हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के बारे में। कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मोटिवेशन कंसेप्ट के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन अपने आप में एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करते हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, उनको क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनको पूरा करते हैं। भाई जैसे मान लो कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, उसने एमबीए कर लिया और एमबीए किया है फाइनेंस के अंदर और उसको कहीं प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो नॉलेज है, वो सब बेकार पड़ी हुई है। मान लो कि कोई कंपनी उसको जॉब ऑफ़र करती है और उसको एक अच्छा सा रेम्यूनरेशन ऑफ़र करती है, तो उसकी जो स्किल्स है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जो उसकी जो नॉलेज है, जो उसने इस्तेमाल की थी पहले, जो उसने प्राप्त की थी, वो उसको यूज़ करने के लिए क्या करेगा, अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मोटिवेशन की वजह से होती है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन में हमने डिस्कस किया है प्लानिंग से लेके और कंट्रोलिंग तक, इन सभी को करने के लिए पहले मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया भी था, इस प्रोसेस को हम किसी भी काम से स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मोटिवेशन ज़रूरी है। क्योंकि प्लानिंग करने वाले जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो भी पहले उस प्लानिंग को करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और तभी वो कंपनी के फेवर में, कंपनी के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, आपके मोटिवेशन पे बेस्ड होती हैं। इसलिए एक स्कॉलर है, स्कॉलर का नाम है रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट ने मोटिवेशन को कोर ऑफ मैनेजमेंट बताया है। कोर ऑफ मैनेजमेंट, आप जानते हैं कोर क्या होता है? कोर को बोलते हैं एक तरह से हार्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट आपके लिए कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसी टाइप से क्या होता है, आपका जो मैनेजमेंट होता है उसमें आपका हार्ट माना जाता है किसको, मोटिवेशन को। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। उन्हीं चीज़ों में डिस्कस करते हुए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ मैनेजमेंट के, कि जो मोटिवेशन है उन मोटिवेशन से किस तरह से मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस मिलता है। ठीक है, क्लियर? नंबर फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। आपको पता ही है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई भी जो संगठन बनता है, वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनता है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति अकेले अगर इंसान पे, अकेले अगर ओनर पे हो जाती तब तो बात ही क्या थी। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए एक वर्क फोर्स, और उस वर्क फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, उस वर्क फोर्स को आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। तो जो काम आप अपने सबॉर्डिनेट्स से करवा कर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। यानी कि मोटिवेशन से आप क्या कर सकते हो, अपने सबॉर्डिनेट्स से वो सारे काम करवा सकते हो जिनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो आपको मिल जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा होता है इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। कार्य संतुष्टि में वृद्धि कैसे होती है? देखो, किसी भी जॉब का सेटिस्फेक्शन दो चीज़ों से आपको आता है। नंबर फर्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा कि आप में जितनी एलिजिबिलिटी है, जितनी क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपको काम मिले, तो आपका अपने आप ही काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने आप ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे अपनी जॉब से। नहीं भाई, आज मान लो कोई सिविल इंजीनियर है, उसको आपने क्लरिकल पोस्ट पे बैठा दिया, तो सिविल इंजीनियर को क्लरिकल पोस्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब क्या करे, काम ही नहीं मिल रहा, तो उसने वही काम करना क्या समझ लिया, अच्छा समझ लिया, लेकिन वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि उसके इंटरेस्ट का नहीं है। जो काम है क्लरिकल, वो इंटरेस्ट का काम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, उसमें ये चीज़ भी स्टडी की जा रही है कि किस इंडिविजुअल को किस टाइप के काम की क्या है, इंटरेस्ट है, उसको वही काम दिया जाए। दूसरा यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरी चीज़ से आता है कि जैसे मुझे जितने भी इंसेंटिव्स, जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स कंपनी दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, मेरे जैसे ही काम करने वाले लोगों को वो कितना मिल रहा है। नहीं समझ में आया आपको? कुल मिला के बात क्या है कि हर कोई इंडिविजुअल अपने जितने भी उनको मिलते हैं रिटर्न, अपने काम के बदले में जो उनको सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलता है या इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनका कंपैरिजन वो अपने साथ वाले लोगों के मिलने वाले इंसेंटिव से करते हैं। और जब उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो आप अपने आप ही क्या जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो। और ये सारी चीज़ें किस में रिलेटेड करती हैं, मोटिवेशन के अंदर। क्लियर? नंबर थर्ड पे डिसाइड कर रहे हैं अपन इंपॉर्टेंस में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी इच्छा नहीं है किसी काम को करने की, फिर आप उस काम को करोगे तो सीधी सी बात है काम को बिगाड़ोगे, या उसमें रिलेटेड जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उनको वेस्ट करोगे।
लेकिन यहाँ पे जब आपने मोटिवेशन दिया हुआ है, सेटिस्फाइड आपके पास वर्क फोर्स है, तो फिर जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका भी वो क्या करेंगे, ढंग से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा होने से आपके जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम कॉस्ट पे क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लो कोई बंदा प्रॉपर मोटिवेट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, फिजिकल रिसोर्सेज का, वो भी ढंग से नहीं होगा, क्योंकि वो मन मार के काम कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जैसी है। चाहे वो अपने आप में बहुत ही स्किल्ड, ट्रेंड और एफिशिएंट एम्प्लॉय है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वो काम ऐसे करेंगे जैसे कि वो अनट्रेंड है, जैसे कि वो इनएफिशिएंट है आपके। क्लियर। तो इन चीज़ों की वजह से जो आपका यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वो क्या होता है, सही ढंग से हो जाता है, क्योंकि आप प्योरली मोटिवेट करके पूरे ढंग से उनको क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। क्लियर है। अगला है इम्प्रूव्स मोरल। देखो मोरल जो होता है वो होता है डिज़ायर टू वर्क। मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल। एक्चुअल में क्या होता है, मोरल मीन्स टू डिज़ायर टू वर्क, डिज़ायर टू वर्क। और काम करने की इच्छा जो होती है वो कब आती है आपके अंदर, वो आती है जब आप किसी काम से पूरी तरह सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। जब आपको मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन से आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, और आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। आपके अंदर ये इच्छा जगेगी कि मैं काम करूं, क्योंकि उस काम को करने से आपको जो लाभ मिलेंगे उनसे आपको फ़ायदा होगा ना। आपको सैलरी मिल रहा है, आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आपको अलाउंस मिल रहे हैं, आपको बोनस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी जो काम करने की जो इच्छा है, यानी कि जो मोरल है, इसको इम्प्रूव करेंगे। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है, बेनिफिशियल। क्योंकि इससे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है, हर एम्प्लॉई ये सोचेगा कि मुझे अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। ये जो डिज़ायर है वर्क करने की, ये केवल और केवल कब आती है, जब आप पहले से क्या होते हैं, कम्प्लीटली सेटिस्फाई होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्ड गुड लेबर रिलेशन। गुड लेबर रिलेशन यानी कि अच्छे श्रम संबंध कैसे बनते हैं। देखो हम ये मान रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज़ हैं, एक तो है मैनेजर और एक है एम्प्लॉयज़। ठीक है। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा भाई। जैसे सपोज दैट मैनेजर ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को जितने भी आपको रिटर्न मिलने वाले हैं, रेमुनरेशन मिलने वाला है, काम करने के बदले, टारगेट पूरा करने के बदले जो प्राइजेस मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में पहले से क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब पहले से क्लियर कर दिया तो इन लोगों को पता चल गया कि भाई किस काम को पूरा करने पर आपको किस तरह का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे काम किए, इनके अच्छे काम से मैनेजर का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मैनेजर का गोल पूरा हो गया। ठीक है। तो जब ये भी सेटिस्फाई है और ये भी सेटिस्फाई है तो दोनों के सेटिस्फेक्शन से क्या होगा, इनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशंस है वो कैसे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, गुड बनेंगे। ठीक है। तो गुड जो लेबर रिलेशन है उनको बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो है केवल और केवल मोटिवेशन आपको अच्छा दो उनको। अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, जिससे आपके गोल्स पूरे होंगे और आपके म्यूचुअल रिलेशन कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूस एम्प्लॉयज़ एब्सेंटीज एंड टर्नओवर। एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी भी काम पर जाने से कब डरते हैं, कब कतराते हैं, जब आपको लगता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है या वहाँ पर जाने के आपको नुकसान हो रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल के अंदर, जैसे मान लो किसी स्कूल में प्रॉपर क्लासेस नहीं लगती, टीचर्स नहीं आते, ठीक है, या किसी तरह के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उनकी मार्किंग नहीं आती आपके पास, तो आप स्कूल जाने से कतराओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एक डिज़ायर्ड जो एनवायरनमेंट है, आपको जो आप चाहते हो वो सब आपको नहीं मिल रहा। ठीक है। लेकिन एक अच्छे स्कूल के सिस्टम में, एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जो आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो अभी हमने नेगेटिव बातें की थी कि टीचर्स नहीं आते, यहाँ पे आपके टीचर्स प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर आपके टेस्ट होते हैं, उनका जो आपके फीडबैक होता है बच्चों से वो लिया जाता है, पेरेंट्स की भी अपन PTM वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाती है। इसमें बच्चा सोचता है, इसमें स्टूडेंट सोचता है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये मेरे लिए कैसा है, अच्छा है, और वो स्कूल में एब्सेंट नहीं होता। क्लियर। तो ऐसा ही एब्सेंटीज रोक सकते हैं अपन, किससे, प्रॉपर मोटिवेशन से। और टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पर
टर्न ओवर को हिंदी में बोलते हैं आवर्तन, और आवर्तन का मतलब होता है आना जाना। यानी कि जब आपको किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। भाई मुझे लगता है स्कूल जो है मुझे उतना रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मैं छोड़ के कहीं दूसरे स्कूल में ज्वाइन करूँगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे पूरी तरह से मोटिवेशन देकर मुझे सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो मैं यहाँ से छोड़ूंगा ही नहीं, और जब मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो इनको दूसरा अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। स्कूल वाले बार बार दूसरे टीचर अपॉइंट कब करेंगे? जब पुराने टीचर लेस सेटिस्फेक्शन के चक्कर में और स्कूल को छोड़ देंगे, और इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और मनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये चीज़ सेव हो सकती है जब हम एक प्योर सेटिस्फाई एक ग्रुप बना के, टीम बना के चलते हैं, तो वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भागना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते छोड़ के। और ऐसा नहीं करने से क्या होगा कि आपकी जो स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट करने के जो खर्चे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको बार बार भर्तियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। यस, ये मैं फर्स्ट बार में ही आपको बता चुका हूँ, पहली बार में ही मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमने पढ़ा है कि मैनेजरियल प्रोसेस का जो बेस होता है वो क्या होता है? प्लानिंग। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपके मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। मैनेजरियल प्रोसेस को कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब आप समझें इस चीज़ को कि जो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग हम मान रहे हैं सबसे पहले कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। लेकिन क्या टॉप लेवल मैनेजर बिना किसी सेटिस्फेक्शन के, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर देगा? तो आंसर है नहीं। उन सभी को सेटिस्फाई किया जा चुका है, उनको मिलने वाले जो इंसेंटिव्स हैं, उनको मिलने वाले जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सब क्लियर किए जा चुके हैं। तो वो कंपनी से जुड़कर कंपनी के बारे में अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कंपनी का जो काम है वो अच्छे ढंग से हो, उसके गोल्स पूरे हो जाएं। तो जब मोटिवेशन ही नहीं होगा तो ना तो आपका प्लानिंग होगा, ना ऑर्गेनाइजिंग होगा, ना स्टाफिंग होगा, ना डायरेक्शन होगा, ना कंट्रोलिंग होगा। तो सारे के सारे जो मैनेजर जो आपके मेजर फंक्शंस हैं उन सबको चलाता है कौन? उन सबको चलाता है मोटिवेशन, ठीक है। तो इसलिए हम मानते हैं कि सारी मैनेजर फंक्शंस का बेस कौन है? वो है मोटिवेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स चेंजेस। चेंजेस के बारे में मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और जितने भी फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में हैं वो सब चेंजेस क्रिएट करते हैं। अब आप चेंजेस को क्या नहीं कर सकते? अनदेखा नहीं कर सकते आप कि नहीं भैया हमें तो नहीं करना इनके हिसाब से, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है। आपको डायनेमिक मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अपनी मैनेजरियल प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि पहले वो जिस काम तरीके से काम कर रहे थे उसमें उनको आदत हो गई, और वो उसको काम को करने में अब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। उनको काम करना उस हिसाब से, मेथड से अच्छा लग रहा है। अब आपने नया मेथड ला के दे दिया तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जो चेंज है वो अप्लाई कैसे होगा? अब इसके पीछे अगर अपन समझे इस लॉजिक को तो पता चलेगा क्या कि किसी चेंज को अप्लाई करने के पीछे जो मेन प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयज़ के सामने है वो दो तरह की हो सकती है। नंबर फर्स्ट कि जो न्यू चेंज आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से काम करने का जो तरीका है, जो ट्रेनिंग है, जो गाइडेंस है वो एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा ये है कि चलो उन पे आता भी है लेकिन उनको लगता है कि इस चेंज से उनका काम बढ़ जाएगा और पेमेंट और सैलरी और इंसेंटिव सारे उतने के उतने ही हैं, तो हम भाई नया काम, एक्स्ट्रा काम क्यों करें? तो यहाँ पर मोटिवेशन जो है उससे हम चेंज को अप्लाई कर सकते हैं। मोटिवेशन से क्या होगा? नई चेंजेस के हिसाब से जो नई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे एम्प्लॉय, उनके हिसाब से जो मैनेजर हैं वो उनको एक्स्ट्रा सैलरी, वेजेस या और तरह की जो रेमुनरेशन है वो दे सकते हैं। और ऐसा करने से जब उनकी ये चीज़ें बढ़ेंगी तो उनको लगेगा कि हाँ कंपनी चेंजेस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही है, और फिर आप उस चीज़ के लिए मना नहीं करोगे, ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। तो आपके जितने भी आपके चेंजेस आप एनवायरनमेंट से लाने वाले हो, जो इनोवेटिव आइडियाज़ आप लॉन्च कर रहे हो, वो सारे के सारे नॉर्मली आपके क्या हो जाएंगे? उसमें अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है। तो मोटिवेशन से आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे चेंजेस को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। देखो क्या होता है, मैंने अभी कल आपको बताया था इस बारे में कि मोटिवेशन में मेथड्स होते हैं कि आप मोटिवेशन कैसे दें। एक इंडिविजुअल की केवल इकोनॉमिक नीड्स ही नहीं होती बल्कि कुछ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं। जब एक कंप्लीट पूरी की पूरी टीम सेटिस्फेक्शन के द्वारा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है तो उन सभी के बीच में म्यूचुअल रिलेशंस बनते हैं,
और ये रिलेशंस जो होते हैं वो एक टीम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ऐसी टीम कंपनी के ग्रुप गोल्स, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए कैसी होती है, यूजफुल होती है। अब ऐसी कंडीशन में हम देखें कि यहाँ पर जो बंदे हैं जितने भी हैं उन सबको किस नीड की किस नीड को क्या कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड को पूरा कर रहे हैं। और सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड जो है, इनको पूरा करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है एक सोसाइटी, एक ग्रुप, एक टीम, जिसके अंदर बंदा रहे, अपने लोगों से जुड़े और जुड़ने के बाद उनसे प्यार प्रेम बढ़ाए, बोले चाले। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल जो एक रेस्ट होता है, रिलैक्स जो होता है, वो आपको देती हैं। इस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर एक टीम स्पिरिट बनती है मोटिवेशन से। इसके अलावा है इनहैंस कॉरपोरेट इमेज। इनहैंस कॉरपोरेट इमेज का मतलब होता है कि जो कंपनी, जो ग्रुप जिसमें आप काम कर रहे हो, उसकी इमेज में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी ख्याति बढ़ेगी। ख्याति कैसे बढ़ती है भाई, आज मान लो आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक कंपनी है गूगल, आप किस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? अगर आपको जॉब ऑफर की जाए तो मैं तो नहीं जाने वाला इधर, मैं तो इस तरफ जाऊंगा और आप सबका भी माइंड इधर ही जाने का होगा। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये कंपनी काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, पॉपुलर है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको ढेर सारी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनकी जो सैलरी वगैरह है वो काफ़ी हायर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही हैं। तो मैं लोगों से इस बारे में बात करूँगा तो मैं उसमें ये कहूँगा कि भाई मुझे तो इस कंपनी में जाना है, क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन, ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर? और इसी छवि के चक्कर में, इसी इमेज के चक्कर में दूसरी कंपनीज़ जो आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ होती हैं, उन कंपनीज से भी एम्प्लॉई ऐसी कंपनीज़ में आने के लिए क्या रहते हैं, लालच में रहते हैं, तैयार रहते हैं कि भाई मैं कैसे भी कैसे और इस कंपनी में पहुंच जाऊं। और इसके पीछे जो मेन जो आपका लॉजिक है वो केवल इन कंपनीज से मिलने वाले इंसेंटिव्स और अदर जो आपके फैसिलिटीज़ है वही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मार्केट में कहीं ना कहीं जो आपकी कंपनी है, जो आपका ग्रुप है, उसकी इमेज को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। क्लियर? ए लास्ट है की ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन। बिहेवियरल का मतलब होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है करना। यस, एक तो होता है थ्योरेटिकल जिसमें अपन उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका लिटरेचर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सॉरी। और प्रैक्टिकल मतलब होता है उस नॉलेज के बेस पे आपको काम की दिया जा रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो की ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन है वो क्या है, मोटिवेशन। भाई हम किसी बंदे को उसकी नॉलेज के हिसाब से काम तो दे सकते हैं, लेकिन क्या उसको काम पर चालू कर सकते हैं कि वो अपने आप ही काम करने लग जाए? तो आंसर है नहीं। उसकी नॉलेज हमारे काम में तब आएगी, उसका ज्ञान हमारे लिए इस्तेमाल तब होगा जब वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज़ करे। और वो काम के नीचे कब आएगा, प्रैक्टिकली यूज़ कब करेगा? जब उसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। भाई उसकी नीड्स को जानना है हमें कि यार ये बंदा क्या चाहता है, इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं हुई है। फिर हम उसको स्टडी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसको बेनिफिट्स बताएंगे और फिर हम उसको बताएंगे जब ऐसा, तो वो अपना जो नॉलेज है उसको हमें देने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो जितने भी मैनेजमेंट एक्शंस होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट के काम होते हैं, उन सभी कामों को प्रैक्टिकल करने का जो की है, जो चाबी है, वो कौन है, मोटिवेशन है। क्योंकि मोटिवेशन से ही सारे के सारे काम प्रैक्टिकली होने लगेंगे और ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट के लिए कैसी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगली बातें। थैंक यू।